हेलो माय व्यूअर। आज मैथमेटिक्स के बुक्स का बारे में बात करेंगे और जेई एडवांस, जेई मेन, क्लास 11, क्लास 12 सभी के लिए कैसे पढ़ेंगे वो भी बताएंगे और डिटेल में मैथ्स को कैसे ठीक कर सकते हैं वो सभी बातें होगी, जो खासकर जेई एडवांस आईआईटीज़ के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होगी। आइए देखा जाए, यह है इंट्रोडक्शन मैथ्स का। अगर देखेंगे आप मैथमेटिक्स को डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट है जो क्लास 11 के लिए और सेकंड हो गया 12 के लिए। इस 11 में एक आएगा अलजेब्रा, दूसरा आएगा ट्रिगोनोमेट्री, इसको कहा जाता है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। एक और होता है ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। तो ये है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, लिख भी देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री या आप ट्रिगोनोमेट्री भी बोल सकते हैं। और तीसरा हो गया 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 है 11 के लिए, मतलब इंजीनियरिंग का 50% यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ भी 3 है। फोर्थ में नाम हो जाएगा सॉलिड ज्योमेट्री, जिसके दूसरे नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 5वां नंबर में हो जाएगा कैलकुलस, और ये कैलकुलस एक्चुअली कहलाता है स्केलर कैलकुलस, लेकिन आप खाली कैलकुलस भी बोलेंगे तो काम चलेगा। और इस कैलकुलस में भी होता है सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल। तो ये है स्केलर कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। अगर वेरिएबल 2 या 3 या उससे ज़्यादा होगा तब वो हाई लेवल में आ जाएगा। और छठा में हो गया वेक्टर एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। तो यहाँ पर आएगा वेक्टर अलजेब्रा। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स। कौन कौन? एक अलजेब्रा है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री है, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चौथा हो गया सॉलिड ज्योमेट्री, और 5वां हो गया कैलकुलस, शॉर्ट में बोल सकते हैं। और यहाँ हो गया वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर कैलकुलस नहीं है। और यही अगर कोई हाई लेवल पढ़ता है, खासकर बीएससी ऑनर्स, तो यहाँ 6 की जगह आ जाएगा 4 टाइम्स अप्रॉक्स 24 बुक्स हो जाएगा। 24 टॉपिक्स बोलिए या 24 बुक्स बोलिए, और इसको हम लिख भी देते हैं। और बुक्स अप्रॉक्स लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 24 ही है, आगे पीछे भी हो सकता है। और ये है सब बीएससी ऑनर्स तक के लिए, जो बीएससी ऑनर्स करते हैं और खासकर मैथ ऑनर्स, तो उस वक्त उनको 6 का 4 टाइम्स 24 किताबों उनको पढ़नी पड़ती है। और वही अगर सोच लिया जाए जो मास्टर डिग्री करते हैं तो इस 24 का डबल कर देंगे, लगभग हाफ सेंचुरी, 48 बुक्स। तो आप सोच सकते हैं कि ये मास्टर डिग्री वाले, एमएससी इन मैथ्स, ऐसा सोचिए। ये हो गया मैथ्स ऑनर्स, तो इसमें 48 बुक पढ़ते हैं। और इसमें इसका आधा 24 बुक्स पढ़ते हैं। और इसमें तो ओनली 6 पढ़ रहे हैं।
तो आसान है 6। और एनसीईआरटी बुक को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे नीचे है एनसीईआरटी और उसमें 11 क्लास के लिए एक ही बुक है, 1 बुक, सिर्फ एक ही बुक है 11 क्लास के लिए। बट 12 क्लास के लिए 2 बुक्स है, 2 वॉल्यूम्स में 2 बुक्स। तो कहा जाए कि इसमें 2 किताबें, इसमें 1 किताबें, माने फाइनली 3 किताबें, वो भी किसके लिए? एनसीईआरटी, यहां भी एनसीईआरटी। और कोशिश कीजिए कि अपना समय बचाइए, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक का नाम लूँगा, जो ऑलरेडी फिजिक्स के वीडियो में भी मैंने बात कही थी। उस बुक का नाम होगा TMH मैथ, TMH मैथमेटिक्स। मैं उस बुक को भी थोड़ा दिखा दे रहा हूँ सामने में, क्योंकि मेरे पास वो बुक है आज। तो ये देखिए बुक, यही है जिस बुक का मैं नाम ले रहा हूँ। और ये थोड़ी पुरानी बुक है, हमारे पास 2014 की है, लेकिन मार्केट में अभी लेटेस्ट बुक प्रिंट नहीं हुई है और 2020 वाला शायद मिल सकता है। हम पता लगाएंगे तो फिर किसी वीडियो में बात कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये पुरानी बुक है, लेकिन आप एकदम लेटेस्ट बुक लीजिए, टाटा माइक्रोवेव की बुक, और इसी को आप समझिए एक तरह से वेद। और जानते ही हैं वेद 4 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं ऋग्वेद, चौथा नंबर में आता है अथर्ववेद, तीसरा नंबर में है सामवेद और 2 नंबर में है यजुर्वेद। और इन सारे वेदों में दुनिया के सारे सब्जेक्ट के बारे में वर्णन है। और उस वेद से छोटा होता है उपनिषद, जिसको बोलते हैं वेदांत, और उससे भी छोटा होता है गीता सार, जो कि 18 अध्याय में और 700 श्लोक में है। उसी को चोरी करके लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो सबसे बड़ा है वेद, दुनिया का सारा ज्ञान उसमें पड़ा हुआ है और हम लोग मतलब उसको छोड़ चुके हैं। और देखते हो जो कोई दूसरे देश से, अन्य देश भारत को छोड़ करके, जो 300 और 400 वर्ष पहले ही माने शुरुआत किए होंगे लोग, और सभ्यता का विकास करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम लोग के माने देवभूमि है भारत, जहाँ कहा जाता था कि गाने के रूप में मैं एक लाइन सुना दूँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। और आगे बात करते हैं कि आप लोग थोड़ा इसको टीमेज बुक को ही एक वेद मानिए और इसी को ही पढ़िए। और ये 1 बुक सफिशिएंट है जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए। लेकिन याद रखिए, जब भी वो बुक खोलते हैं तो उसके अंदर में पहला क्या रहता है? 1 नंबर में रहता है कंसेप्ट, दूसरा नंबर में रहता है सॉल्व क्वेश्चंस, और लास्ट में रहता है एक्सरसाइज माने अनसॉल्व। तो आपका काम क्या है? सबसे पहले अपने लेवल को अगर चेक करना है तो सीधा अनसॉल्व क्वेश्चन जो तीसरा है उसके प्रश्न को बनाइए। वो भी कैसे? तो अगर 50 क्वेश्चन है मान लीजिए किसी चैप्टर में, तो रिवर्स ऑर्डर से बनाइए। जैसे मान लीजिए लिख दिए हम यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे चलते चलते मान लीजिए 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन 50 बनाना चाहिए, तब 49, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में
क्वेश्चंस को बनाना है, रिवर्स। अब बनाते समय में किसी भी फार्मूले का चोरी नहीं करना है, ना देखना है। और जब ये जितना बने वही आपका लेवल है। फिर इसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस को भी बनाए रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में बिना देखे हुए। अगर इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, मान लिया जाए 1 2 3 ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन, तो रिवर्स ऑर्डर में 10 9 8 ऐसे करते हुए 1 तक पहुंचिए, बने या ना बने, लेकिन वही आपका लेवल है। आप पकड़ में आएंगे कि किस लेवल में है। और जब कंसेप्ट की बारी आए तब इसको पढ़िए हमेशा फॉरवर्ड में, इसको रिवर्स नहीं पढ़नी है, ये फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में। जब फॉरवर्ड में पढ़ेंगे मतलब जैसे कंसेप्ट है, अगर मान लिया जाए कंसेप्ट नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो पहले कंसेप्ट नंबर 1 पढ़िए और फिर 2 पढ़िए, फिर 3, फिर 4 और तब लास्ट में आके 5वां पढ़िए। और जब कंसेप्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके हेडिंग को खाली देखिए क्या लिख रहा है, और एक रफ पेपर उठाइए और बिना उसके मैटर को पढ़े हुए अपने खुद लिखिए। जिसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तो समझ जाओगे। इस पूरे टीवेज बुक में 28 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर्स, मात्र 28 चैप्टर्स, जिसमें अलजेब्रा में मिलेगा 9 चैप्टर्स, इसमें मिलेगा 4 चैप्टर, इसमें मिलेगा 6 चैप्टर्स, और जोड़ने से लग रहा है 9 4 13, 13 6 19, तो यहां पर आ गया टोटल 19 चैप्टर्स। 28 में 19 यही है, तो अच्छा खासा बहुत है। और यहां पर आगे देखा जाए तो सॉलिड ज्योमेट्री में जो है मात्र एक ही चैप्टर्स है, सिंगल चैप्टर्स, 1 चैप्टर। और कैलकुलस में है समझिए कि 7 चैप्टर, और ये 7 चैप्टर्स के बाद इसमें आ जाएगा 1 चैप्टर, तो 7 1 8 1 9 सब मिलकर के 9 चैप्टर्स हो गए। अब जान सकते हैं कि 9 चैप्टर्स यहाँ पर है और 19 चैप्टर यहाँ है, तो 9 और 19 इसको अगर हम ऐड कर दें यहाँ 19 + 9 ये 28 चैप्टर्स है पूरे टीएमएस बुक में। और देख रहे हैं कि ये 28 का समझ लो कि 2/3 2/3 70% तो यहीं पर है अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पर 30% है, और तब जाके ये 100% हो गया। तो 11 में ही सारा सिलेबस समझिए खत्म हो जाता है। सबसे ज़्यादा है 70% है। इसलिए जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो अभी 10th क्लास पास करके आ रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा सीरियसली थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और इस पूरे टीएमएच बुक में कितने क्वेश्चंस हैं तो समझ लो 7385, ये 2019 के किताब के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, टोटल क्वेश्चंस। तो 7385 को अगर हम राउंड करके सोचे कि 7300 साल में होता है, मतलब 365 दिन, उसको 2 से गुना करेंगे तो 730 हो जाएगा, और डेली 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो 7300 क्वेश्चन बन जाएगा। और जो 1 साल में बनाना चाहते हैं तो उनको डेली 20 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और उसी तरह जिनको 6 महीना बचा है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और जब भी क्वेश्चन बनाइए तो एक स्लोगन मेरा याद रखिए, डोंट सी द सॉल्यूशन। डू नॉट सी द सॉल्यूशन और डोंट सी द सॉल्यूशन, कभी भी सॉल्यूशन मत देखिए, ठीक है। तो इस तरह से बनाने से आपके इंप्रूवमेंट होंगे। अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब वही तो आपके लेवल है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो उसी के लिए तो मैंने कहा कि पहले अनसॉल्व बनाइए, अपना लेवल चेक कीजिए, फिर सॉल्व क्वेश्चन भी बनाइए रिवर्स ऑर्डर में, फिर कंसेप्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़िए। लेकिन पढ़ने के पहले अगर 5 कंसेप्ट है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आईआईटी जेईई एडवांस का सिलेबस है उसके अनुसार अपने खुद लिखिए मैटर्स,
और इसका मैं एक थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कौन कौन होता है, कैसे उसको पढ़नी चाहिए, वो थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन पहले अभी इस पर फोकस कर रहे हैं। और अब आते हैं परसेंटेज कि कितने कितने परसेंटेज जो आईआईटीज में क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीज़ों पर। तो सीधा समझिए, जो मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसके अनुसार बताता हूँ। सबसे मेजर पार्ट है अलजेब्रा, ये लगभग होगा 33%। 33% अलजेब्रा है पूरे मैथ का, 1/3 33% इसका है, बहुत ज़्यादा है। सेकेंड में नाम आता है कैलकुलस का, ये होगा 25%, अच्छा खासा है भी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 17%। और ये जो 3 बच गया, जिसमें एक नाम है वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा हो गया सॉलिड ज्योमेट्री और तीसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री। ये तीनों मिल करके 25% है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ का 25 कैलकुलस में और वेक्टर अलजेब्रा, सॉलिड ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, ये तीनों इक्वली डिवाइड है। और ये 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो अप्रॉक्स में आएगा 8.3, इसका परसेंटेज 8.3% अप्रॉक्स। इसको भी समझ लेंगे 8.3% अप्रॉक्स। और ये वाला हो गया 8.3 में राउंड में समझा जाए 8%। लेकिन चूंकि 8.3 तो डिवाइड किए 25/3, तो स्वाभाविक है कि 0.1 का तो लॉस हो गया, तो हम 0.1 को यहीं पर ऐड कर देते हैं वेक्टर में, क्योंकि इसका यूज है फिजिक्स में जबरदस्त, इसलिए इसको 8.4 कर दे रहे हैं। तब देख लो तीनों मिल करके नंबर हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा हो गया वेक्टर्स और तीसरा हो गया सॉलिड ज्योमेट्री। देखने से लग रहा है कोई गाड़ी है, टीवीएस गाड़ी, तो ये टीवीएस गाड़ी को ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर्स और सॉलिड ज्योमेट्री समझिए। और ये टीवीएस गाड़ी मतलब 25% है सब मिलाकर के, ये इक्विवेलेंट टू 25%। टीवीएस गाड़ी का वैल्यू हो गया 25%। तो ये 8.3 और वेक्टर अलजेब्रा 8.3 के बाद सॉलिड ज्योमेट्री भी 8.3 और ये भी 8.3। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे, खासकर इंटीग्रेशन, तो बिना ट्रिगोनोमेट्री का बनेगा ही नहीं। इसीलिए कैलकुलस के पहले प्री कैलकुलस के रूप में ट्रिगोनोमेट्री जानना जरूरी है। और जब भी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक आता है मैटर और दूसरा आता है एनर्जी, तो जहां कहीं भी एनर्जी की बात होगी, वेव की बात होगी, तो उस समय ट्रिगोनोमेट्री का बहुत यूज होता है, खासकर एसएचएम चैप्टर में, ऑसिलेशन में, और खासकर जो भी वेव चैप्टर होता है, मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का खतरनाक यूज है। तो ये है एप्लीकेशंस। और यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा जिनका स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसी के माने एप्लीकेशंस में आता है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, एक होता है बिना वेक्टर का यूज किए हुए, और कभी कभी रहता है क्वेश्चन वेक्टर से भी बनता है। तो दो ऑप्शन से ये बनता है, तो दोनों ऑप्शन सीखना होगा। और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोनों को कैसे, किस किताब से कैसे पढ़ने से वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना होगा, तब जाके सॉलिड ज्योमेट्री समझ में आएगा। और सबका जितना ये 6 सब्जेक्ट लिखे हैं, सबके ग्रैंडफादर, सबका जो मेन है उसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो हम लोग 9-10 में पढ़े हैं, ज्योमेट्री, और सबको जानते हैं ज्योमेट्री जो है ये देन है यूक्लिड्स का, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वो लगभग 13 खंडों में लिखी गई है, और उसका जो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आया है वो है हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री। हम लोग के समय पढ़ते थे, जिसमें होता था एलिमेंट्री मैथ में लगभग थ्योरम नंबर 1 से लेके 60, और एडवांस मैथ में होता था थ्योरम नंबर माने 59 तक, और ये 60 के बाद 80 तक में एडवांस मैथ में होता था। आज भी वो थ्योरम का नंबर अगर कोई कहेगा कि 1 से 60 तक कोई नंबर क्या है, या माने 59 तक और 60 से 80 तक का थ्योरम का कोई खाली नाम बताएगा, तो अभी का अभी हम तुरंत बता सकते हैं कि उसके नाम क्या है, उसके प्रूफ क्या है, जो कि पढ़े हुए 46 साल हो गए। उसका 1-2 एग्जाम्पल दिखाते हैं, खुद समझ जाओगे। थ्योरम नंबर 60 में था कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में काटती है। थ्योरम नंबर 72 था, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। थ्योरम नंबर 5 था, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं।
थ्योरम नंबर 34 था, किसी भी वृत्त की समतल जो है समान होती है। कहने का मतलब सारे चीज याद है, तो इसलिए हमको उतना वीडियो बताने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर हम याद कर सकते हैं 80 थ्योरम विद प्रूफ, आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा उपाय टेक्निक किसी और वीडियो में कि कैसे आप ज्योमेट्री ठीक करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है यूक्लिड की 13 खंडों में है, उसी से ही जन्म हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का। कहां पर? जब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में ही ट्रिगोनोमेट्री का जन्म है। और उसी तरह जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी क्या है, मतलब सीधा समझिए कि रेने डेकार्टेस का कांसेप्ट है। और यूक्लिड साहब पॉइंट को मतलब लोकेशन बोलते थे, और इन्होंने क्या किया, अलजेब्रा का यूज करके x, y एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स, रियल नंबर्स ले लिया गया, और उसी से कोऑर्डिनेट, और उसी से ही स्ट्रेट लाइन, उसी से ही सर्किल, उसी से ही पैराबोला, उसी से इलिप्स, उसी से हाइपरबोला, सारा चीज लिखा जा सकता है। जो कभी आएगा वीडियो में तो मैं बताऊंगा कि सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल x एंड y एक पॉलिनोमियल लिखिए और कॉरस्पॉन्डिंग में उसका इक्वेशन लिखिए, जो कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जिसको थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि समझ में आए क्या मैं बोल रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये कहलाता है सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल इन x एंड y। पॉलिनोमियल पढ़े हो 9 में और 10 में सीबीएसई में, तो इसी पॉलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए बराबर 0 लिख देंगे, तो यही पूरा आंसर देगा हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला। आप लोग पता लगाने का कोशिश कीजिए कि इसमें जो पैरामीटर्स है 6 ठो है, a है, b है, c है, f है, g है, h है। इस 6 में से ना आप कोई भी 5 अगर मालूम हो, कोई जरूरी नहीं कि 6 मालूम हो, क्यों? क्योंकि ये a से डिवाइड कर सकते थे या b से या c से, तो ऑटोमेटिक वो जो कन्वर्ट हो जाएगा वो 5 वेरिएबल में हो जाएगा, 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में। तो उसलिए ये 5 इंफॉर्मेशन देगा, तो आप इसको निकाल सकते हो। और यही कॉनिक सेक्शन का या तो इलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा, या पैराबोला होगा, या सर्किल होगा, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, या वो कोइंसाइड कर जाएगा। बहुत सा चीज है और इस वीडियो पर भी मैं बहुत अच्छा खासा बताऊंगा, लेकिन सीधा समझिए इतने ही लिखने से आपका दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी को जब हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन में F2 x y z बराबर 0 लिख दें, तो ये सॉलिड ज्योमेट्री दिखेगा 3 डायमेंशन में। और इन्हीं सब को जो यहाँ लिखे हैं, दो वेरिएबल का एक तरह से बोल सकते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, और ये 3 वेरिएबल का लिखे हैं तो ये भी स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। अब इसको भी लिखना होगा तो आराम से लिखा जा सकता है, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं अभी स्टार बना करके छोड़ दे रहा हूँ। कभी इसको भी डिटेल में बता देंगे कि कैसे लिखा जाता है। अपने कोशिश कीजिए पहले कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड ग्रुप में जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तब फिर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकलेगा। तो ये क्या चीज को शो करेगा, 12th क्लास में 2 ही चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है सरफेस में प्लेन सरफेस, और दूसरा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, और उसके पहले पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, और 11 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स इन 3rd डायमेंशन, फिर पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और सॉलिड ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। उसको वेक्टर से ही बनाइए और बिना वेक्टर के बनाइए। तो इसको थोड़ा डिटेल में किसी और क्लास में बताएंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए संभव नहीं है। और अब देखा जाए प्लानिंग कि जो मैंने लिख दिया 33%, इसके बाद लिखा 25%, इसके बाद लिखा 17%, और ये 3 को मैंने 25 को 3 भाग में बांट करके वेक्टर्स को 8.3 को जोड़ के 8.4 कर दिए। सॉलिड ज्योमेट्री इससे लिंक है, 4 और 6 लिंक है, इसलिए ये पहले पढ़िए तब ये पढ़िए, तो ये आ गया। और दूसरा इसके बाद लास्ट आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये कैलकुलस में इंटीग्रेशन में यूज होता है। तो इस तरह से आया। तो अगर कोई इंसान 6 नहीं पढ़ना चाहता है तो उसका मैं एक टेक्निक बता दे रहा हूँ कि पढ़िए उतना जो कि एग्जाम में बन जाए। सब पढ़ लीजिएगा, पता चलेगा किसी का डेप्थ नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मेरे अनुसार आप क्या करो, सजेशन देते हैं इसमें कि आप फिजिक्स जब पढ़ने जाओगे, सबको जानते हो कि फिजिक्स में एक आता है हाई लेवल में, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स लोग बोलते हैं। अरे बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ोगे, पढ़ो एडवांस मैथ, आईएससी का पूरा 11-12 पढ़ जाओ, बीएससी ऑनर्स का पढ़ो, मास्टर डिग्री का पढ़ो, जो सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो वो सारा चीज पढ़ो। तो जब एक बार पढ़ लोगे
मैथ में तो फिजिक्स में वो सब पढ़ने का जरूरत क्या है। तो इसलिए समय भी बचता है उससे। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है, थोड़ा सा मैं फिजिक्स में इस लाइन में बोल दूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का ही तो एप्लीकेशंस में, फिजिक्स क्या है कि एप्लीकेशन है मैथ्स का, फिजिकल केमिस्ट्री भी क्या है, वो भी एप्लीकेशंस है आपका ये मैथ का। फिजिकल केमिस्ट्री का नाम क्यों पड़ा ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए नाम लिखा हुआ फिजिकल और लिखा हुआ केमिस्ट्री। एक्चुअली नाम है केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में तो 3 आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री और कुछ नहीं है, फिजिकल लिखा है माने फिजिक्स। और फिजिक्स के दुनिया के जितने भी लॉ हैं, मान लीजिए समझाने में आसान होगा, सपोज कीजिए मैं बोला कि 100 लॉ, ठीक है, परसेंटेज में बता रहा हूँ, तो उस 100 लॉ का समझो 20%, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, रफली बोल रहे हैं इसे, तो 20% ही केमिस्ट्री में यूज होता है। जैसे हुआ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाइएगा, हीट चैप्टर, तो अगर आप फिजिक्स में पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स और यूरोडॉप का क्वेश्चन जब बनाएगा ना, तो उसमें मात्र पहला जो चैप्टर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें 36 तो क्वेश्चन होगा, और ठीक उसके पहले तो 25 तो क्वेश्चन है आइडियल गैस और रियल गैस पर 25 क्वेश्चन। तो जो आदमी 25 और 36 बना लेगा तो आईआईटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे थोड़ा कैलकुलेटिव गैसेस भी पढ़ना पड़ता है। तो मेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूरोडॉप से बनाई है, ओनली 36 क्वेश्चन। उसके पहले जो आइडियल गैस और रियल गैस है, आइडियल गैस में होगा लगभग 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन होगा रियल गैस का, वो सारा क्वेश्चन बनाइए। तो जब फिजिक्स बना लीजिएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ही बन जाएगा। फिर बहुत सा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो वो सब स्ट्रक्चर क्या हो, तो पूरा फिजिक्स में यूज होगा, एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर्स में। तो एक जगह पढ़िए, फिजिक्स में पढ़िए, वो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, खाली वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो क्वांटम नंबर है NLMS, वो अलग खाली तो सीखना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब तो पूरा फिजिक्स में ही खत्म हो जाएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जाइएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका इक्वेशन सब आईटी में पूछता है। तो डेप्थ में भी कुछ पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा बढ़िया से। और सबसे अच्छा यूनिवर्स के बारे में जब पढ़िएगा, तो उसमें एक आता है डार्क मैटर, एक आता है डार्क एनर्जी, और एक आता है ऑर्डिनरी मैटर और ऑर्डिनरी एनर्जी। तो ऑर्डिनरी मैटर और ऑर्डिनरी एनर्जी आइंस्टीन थ्योरी से मोर और लेस दोनों सेम है, मैटर को एनर्जी, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डार्क एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लगभग है समझ लीजिए 70%, और जो डार्क मैटर है वो लगभग है समझिए 25%। तो दोनों मिलकर 95% हो गया। तो 95% का तो फिजिक्स वाले को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इतनी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन इसके बाद जो बच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी मैटर, या इसी में जोड़ सकते हैं इसको ऑर्डिनरी एनर्जी, ऑर्डिनरी एनर्जी। तो ऑर्डिनरी मैटर, ऑर्डिनरी एनर्जी मिलकर ओनली 5%, यही 5% हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और कुछ नहीं। बायोलॉजी तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी, जो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और उसके अंदर होता है माइंड। माइंड को ठीक करने के लिए साइकोलॉजी पढ़िए, और फिर सोल पढ़ना है तो और हाई लेवल की जो चीज़ है, जिसको बोल सकते हैं कि पढ़िए, वेद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, माने उपनिषद पढ़िए, और उसके बाद आप लास्ट में गीता सार पढ़िए, तब जाके समझेंगे। तो कहने का मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का ही थोड़ा अध्यात्म के बारे में भी जानिए। और ये 70% को थोड़ा कम करके 2% कम करके 68 लिख दिए। जब इसको 2 कम कर दिए तो 2 बढ़ा दीजिए 27%। ये इसका कंट्रीब्यूशन है, मतलब ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। 68% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर 27%, दोनों मिलकर 95% हो गया, और 5% है। हम लोग इसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो कभी इस वीडियो को भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और दुनिया के सारे सब्जेक्ट का जुड़ाव कहाँ से है, वह है जिसको बोल सकते हैं हम लोग दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। मतलब फिजिक्स का बढ़ता 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 रूप जो अपेक्स पे पहुंचेगा, टॉप में पहुंचेगा, वही है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र भी पढ़िए, भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़िए, फिर अदर्स जो है 3 ठो वो पढ़िए। 3 ठो में एक आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म वाला, फिर एक आता है जैन धर्म वाला, एक आता है चरवाक दर्शन। तो 3 ठो उधर हो गया, इधर में 6 ठो है। इस 6 में पहला होगा एक तो सांख्य दर्शन, दूसरा होगा योग दर्शन जिनका पतंजलि ने लिखा था, और उसके बाद आएगा समझ लो कि बोल सकते हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर आएगा एक मीमांसा दर्शन,
और उसके बाद आएगा वेदांत। तो ये सभी चीज़ें भी सीखिए, तब आपके नॉलेज और ज्ञान बढ़ेगा। इस पर भी मैं वीडियो अलग अलग करके बताऊंगा, तो आपके और अच्छा से समझ में आएगा। अभी मैं खाली हाईलाइट में 2 लाइन बोल दिया। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि प्लानिंग में पहले कौन पढ़ें, क्या करें, ना करें। तो आप जान रहे हैं कि फिजिक्स के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फिजिक्स में स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। यही 2 चीज़ का तो काम है। तो इसको बोलिए स्केलर एनालिसिस और इसको बोलिए वेक्टर एनालिसिस। 2 चीज़ों का ही जानने से फिजिक्स जान जाओगे। तो जो वेक्टर एनालिसिस है, इसी के 2 कैटेगरी हैं। एक का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जो यहाँ पर पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, और दूसरा एक नाम और आता है वेक्टर कैलकुलस, जो यहाँ पर चर्चा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूं तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे 2 टुकड़ा करके, वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा आ गया वेक्टर कैलकुलस। ये खासकर जब गॉस थ्योरम पढ़िएगा तो उस समय सबका खतरनाक यूज होता है, या बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में सबका यूज होता है। आएगा समय तो मैं इसको भी बताऊंगा। तो इस तरह से वेक्टर एनालिसिस के लिए 2 चीजें हैं, और इस स्केलर के लिए भी 2 चीजें आएगा। जैसे यहाँ आया वेक्टर एनालिसिस, तो यहाँ आएगा स्केलर एनालिसिस। और जब एनालिसिस स्केलर एनालिसिस होगा तो इसके भी 2 कैटेगरी हो जाएंगे। एक हो जाएगा स्केलर अलजेब्रा, लिख देते हैं स्केलर अलजेब्रा, है ना, और दूसरा आ जाएगा स्केलर कैलकुलस। स्केलर कैलकुलस इसमें भी आता है सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल। तो मल्टीपल वेरिएबल अभी मत पढ़िए, थोड़ा हाई लेवल जब आएगा तब इसको बोलेंगे पढ़ने के लिए। सिंगल वेरिएबल ही पढ़िए, क्योंकि यही हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है, जिसका नाम है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। और मल्टीपल वेरिएबल थोड़ा लेवल जब बढ़ेगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो लिखे हैं स्केलर अलजेब्रा, इसी को दूसरा नाम बोल सकते हैं अलजेब्रा। स्केलर अलजेब्रा ना बोल के आप इसको बोलिए अलजेब्रा। लेकिन जब अलजेब्रा बोलेंगे तो ये तो अलजेब्रा आ ही गया, देखिए फर्स्ट वाला वही अलजेब्रा है, पर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और भी जोड़िए। वो क्या जोड़ते हैं, प्लस में जोड़ देते हैं ईटीसी। ये क्या है ईटीसी? टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, सी का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ई को हम सोच रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री। इसको समझिए सॉलिड ज्योमेट्री, इसको समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, माने 2 डायमेंशन वाला है, और ए वाला 3 डायमेंशंस है, और ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो जब ये जुड़ जाएगा तो तीनों का तीनों मतलब हो गया एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशन वाला, और ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 चीज को मिला करके कहलाएगा अलजेब्रा ईटीसी। एक हो गया अलजेब्रा, दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा हो गया ये। तो इस तरह से 4 चीजें। नंबर 1 अलजेब्रा, चलो नंबर 2 को मैं लिख दिया, मैंने नंबर जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने खाली लिख दिया यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन, और ये ट्रिगोनोमेट्री है। लेकिन काउंट कैसे करेंगे? एक अलजेब्रा, दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री, तीसरा ट्रिगोनोमेट्री, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4 चीज मिलता है तब कहलाता है स्केलर अलजेब्रा। तो 2 चीज कौन कौन छोड़ दिए? एक छोड़ दिए इसमें, जिसको बोल सकते हैं कैलकुलस। ये जो 6ठा नंबर है उस कैलकुलस का नाम नहीं आ रहा है। और एक छोड़ दिया गया है जिसको बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं, कोऑर्डिनेट तो आ गया, और अलजेब्रा भी आ गया, ट्रिगो भी आ गया, कोऑर्डिनेट भी आ गया, और सॉलिड ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। यही 2 चीज पे नहीं आया, देख लीजिए वेक्टर अलजेब्रा नहीं आ रहा है। तो वेक्टर अलजेब्रा एक, और दूसरा हो गया कैलकुलस। ये दोनों ही सीधा समझा जाए 2 पार्ट हो गया, और यहाँ 4 पार्ट हो गया। तो ये जो 2 पार्ट है, जिसको बोल सकते हैं कि अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इसी को कहा गया अलजेब्रा ईटीसी। तो 4 चीजें यहाँ आ गई। तो ये पूरा स्केलर के लिए जुड़ा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी के लिए। और जो वेक्टर्स के लिए आएगा तो उसमें आ जाएगा, एक समझा जाए यही वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर कैलकुलस अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो 5 हो गया, और 6ठा में एक और आ गया
स्केलर कैलकुलस की जगह वेक्टर कैलकुलस। तो सॉरी, मतलब स्केलर अलजेब्रा के बाद स्केलर कैलकुलस। तो स्केलर कैलकुलस में सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल आ रहा है, तो सिंगल वेरिएबल वाला कैलकुलस यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से इसको मैंने एक डिजाइन किया, समझाया। फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछेगा तो उसका जवाब देंगे। तो अब हमको बोलना है कि ये 6 पढ़े कि कम पढ़े। तो देखिए, कम अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम कहेंगे 33% को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ है आपके लिए। बताएंगे अभी इसको, मतलब या तो मतलब ये पूरा इरेज कर देंगे तब बताएंगे, नहीं तो कोई और वीडियो में बताएंगे। और हल्का सा थोड़ा सा अभी बता देंगे अलजेब्रा को मैंने क्यों छोड़ दिया अभी के लिए। तो आप अलजेब्रा छोड़ दीजिए, तो आपका 100% में 33 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 67। 100 माइनस 33%, 67। मैंने प्लानिंग क्या किया कि जैसे ही जेईई एडवांस का क्वेश्चन मिलेगा या जेईई मेन का मिलेगा, हमको अलजेब्रा पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो किस पर फोकस करना है? नॉन अलजेब्रा। तो अलजेब्रा छोड़ के जो भी चीज़ें होंगी, 67% हो गया खासकर जेईई एडवांस के लिए। तो 67 में स्ट्रांग रहिए, तो राउंड में ये 70% हो गया। अगर 70 में आप 40% मिला देंगे ना, तो दुनिया के कोई भी इंट्रेंस में पास कर जाएंगे। लेकिन पढ़ेंगे 100 सब चीज़, आप कोई चीज़ ठीक से नहीं जान रहे, तो आएगा सीधा अंडा आएगा, लड्डू आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है जो बात बोले तो मेरा रूल फॉलो कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अलजेब्रा छोड़ दीजिए, तो अब बचा 5 चीज़। तो 5 चीज़ में अब एक नंबर किसको रखा जाए? तो एक नंबर में रखिए, खासकर फिजिक्स में भी यूज हो जाएगा, तो उसका नाम होगा कैलकुलस। ये जो 25% है, इसको एक नंबर में रखिए, माने फर्स्ट। इसी को मैं लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट जैसी रखिए, दिन भर रात भर हर वक्त खाली स्केलर कैलकुलस को फोकस करते हुए अच्छा कीजिए, ताकि 25% का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब आइए सेकंड किसको लेंगे? तो स्वाभाविक है कि फिजिक्स के लिए तो हमको जरूरत है कि बिना अगर वेक्टर्स का है, अब वेरिएशन है, तो सिंगल इंडिपेंडेंट के लिए कैलकुलस ही है। ये 25% हो गया। और ये मत सोचिए कि खाली ये मैकेनिक्स 1 डायमेंशन में यूज होगा, ये हीट चैप्टर में भी यूज होगा और हर जगह यूज होता है कैलकुलस 1 डायमेंशन के लिए। माने इसलिए इसको एक नंबर रख दिए। और अब 2 नंबर में मार्क्स के मुताबिक देखा जाए, तो मार्क्स के मुताबिक हम कहेंगे इसके बाद सीधा आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सेकंड रख दे रहे हैं, सेकंड। तो क्या हो गया? 25 नंबर आप इधर से स्ट्रॉन्ग कर लिए और 17 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया। तो समझ लीजिए 25 + 17 बहुत नंबर हो गया, 42 हो गया। 6 किताब पढ़ने का क्या जरूरत है? 2 किताब पढ़े, एक कैलकुलस पढ़े और दूसरा पढ़ लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार भी है। और इसके भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, हर चीज़ पर एक वीडियो बनाऊंगा। 6 टू मैथ लिखिए ना, सबका वीडियो बनेगा, ओ जब डिमांड आएगा तब। अब देखिए जाए, जैसे ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, जिसको कि मैंने सेकंड में लिया और फर्स्ट में कैलकुलस लिया, 42 नंबर आ गया। लेकिन सिर्फ 42 नंबर से तो कोई पास करेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि आप 25 और 17 बनाइएगा 2 ठो और 6 ठो में 4 ठो छोड़ दीजिएगा। 42 से पता चला सीधा 42 का उल्टा 24 नंबर आया, तो क्वालिफाई नहीं करिएगा। इसलिए और थोड़ा लेना होगा। तो और में आएगा वेक्टर अलजेब्रा, ये 6ठा नंबर जो है, इसको लेके आइए थर्ड में। इसको थर्ड में रखिए वेक्टर अलजेब्रा को, थर्ड में। तो यहाँ पर आ जाएगा 8% या 8.4 जिसको बोले थे। तो ये आ गया तीसरा। पहला चॉइस कैलकुलस, दूसरा चॉइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 17% है इसलिए, और तीसरा चॉइस है कैलकुलस। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा है क्योंकि फिजिक्स में आधा वेक्टर रहता है और आधा मतलब रहता है नॉन वेक्टर्स, 25-25 करके, 50-50 करके। इसलिए एक नंबर ये, 2 नंबर ये, यहीं से 42 नंबर आ जाएगा। अब 42 और 8 इसको राउंड में अगर समझे तो 42 और 8 मिलके 50 हो गया। तो 50% 3 किताब पढ़ करके, और 3 किताब में हमने 3 किताब छोड़ दिया। कौन कौन छोड़ दिया? तो समझो कि उन किताबों को आज से ही सोच लो, नमस्कार कर लो कि भाई अलजेब्रा बाबा हमसे बनेगा नहीं, हमसे होगा नहीं, अलजेब्रा को छोड़ दीजिए। 33%। ज़्यादा लालच मत कीजिए, ज़्यादा लालच बुरी वाला।
तो 33 छोड़ दिए। फिर बोलेंगे नहीं आप तो 2 और छोड़ दिए सर, तो 2 में एक आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, उसको भी मैंने 8.3 है छोड़ दिए हैं, बहुत थोड़ा परसेंट है। फिर एक सॉलिड ज्योमेट्री भी छोड़ दिए हैं, तो 8.3 मिला के हो गया 16.3, मतलब 17% है ये, तो उसको मैंने छोड़ दिया 2 को। और देख सकते हैं 2 छूट गया और तीसरा अलजेब्रा छोड़ ही दिए, तो मतलब हो गया ना हमको अलजेब्रा बनाना है 33% और ना हमको ट्रिगोनोमेट्री बनाना है और ना हमको सॉलिड ज्योमेट्री बनाना है। तो ATS जो भी इसका कोडिंग कीजिए, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो आ जाएगा SAT, SAT SAT है, देखिए SAT SAT। ये SAT को हमने हटा दिया, साइड कर दिया कि सॉलिड ज्योमेट्री नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें कभी कभी बनता है बिना वेक्टर्स का, कभी वेक्टर्स वाला, तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ चाहिए तब बनेगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ दिए क्योंकि फार्मूला का भरमार है इसमें। और जो ए आया जिसको बोल सकते हैं अलजेब्रा, जो सबसे महान है, तो 33 में इसको भी छोड़ दिए, तो 3 छोड़ दीजिए और 3 को पकड़ लीजिए। नंबर 1 कैलकुलस 25%, नंबर 2 17% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतने में तो 42 हो जाएगा, बहुत है। अगर कोई बोलेगा नहीं सर और कम पढ़े, तो और कम में चलो 25 पढ़ के भी कर सकते हो। कोई बोले सर इससे भी कम, तो भाई तुम पढ़ना ही छोड़ दो, मतलब तुमको और क्या कहा जाए कि तुम सोचते और सब कम क्या होगा, मत पढ़ो और क्या। तो पहले कम से कम 25 पढ़िए, थोड़ा हिम्मत होता है तो 2 नंबर में आइए, थोड़ा हिम्मत आता है तो 3 में आइए। तो इस तरह से 50% में रिजल्ट 100% आ जाएगा। और चलिए किसी को लग रहा है नहीं लालच थोड़ा सा, भाई इतना कर लिए तो कुछ सर और बोलिए कि आगे बढ़ जाए, तो ठीक है, यहाँ भी प्रॉमिस रहेगा कि अलजेब्रा को हम छोड़ के बात करेंगे। तो चलो चौथा लिए, फोर्थ लिए, तो फोर्थ में जब भी लेंगे, जब यहाँ पर हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिए, इसी का एप्लीकेशन है सॉलिड ज्योमेट्री में, तो चौथा में जो 8.3% है ये वाला ले लीजिए सॉलिड ज्योमेट्री। यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री यहाँ पर ले लीजिए चौथा, क्योंकि ये इससे लिंक है। और सॉलिड ज्योमेट्री का तो यूज जानते ही हैं, जितना भी आप 3 डायमेंशन का पढ़िएगा, खासकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th क्लास में और खासकर मैकेनिक्स 3 डायमेंशन का, तो बिना ये सॉलिड ज्योमेट्री XYZ कोऑर्डिनेट का तो बनेगा ही नहीं, या बिना वेक्टर का बनेगा ही नहीं। और 2 डायमेंशन का भी अगर वेक्टर आता है तो XYZ में Z हटा दीजिए तो सारा वेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। CBSE में तो खाली 2 डायमेंशन का मैकेनिक्स पढ़ना है, 3 डायमेंशन तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है पता लगाइए, अगर नहीं पता लगेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा कि क्यों 3 डायमेंशन मैकेनिक्स नहीं आया सिलेबस में, तो कमेंट में पूछेगा तो जवाब उसका मैं दे दूंगा। तो इस तरह से चौथा में सॉलिड ज्योमेट्री लाए। अगर किसी को लगेगा नहीं सर 50% हो ही गया, 8.3 जोड़ के तो मेरा राउंड में पहुंच ही गया 58.3, मैंने लग रहा है कि राउंड में 60% हो गया, तो थोड़ा और सर बढ़ा दिया जाए, तो चलो लास्ट एक और बढ़ा देते हैं, उसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्री 8.3, इसको भी बढ़ा दीजिए। और अब संतोषम परम सुखम, इससे आगे अलजेब्रा में मत जाइए, तो इतने ही दूर हो जाएगा। 5 पढ़ लीजिएगा तो 67%, लेकिन अगर जब 5 अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तब कहेंगे कि आप अलजेब्रा में घुसिए। और अलजेब्रा का अभी हम थोड़ा इसको मिटाने के बाद अलग से अभी अलजेब्रा पर फोकस करेंगे, इस वीडियो में भी अलजेब्रा को हम नहीं बताएंगे। तो इतना में आपको समझ में आ गया सब बात कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इतने को अभी हम रोकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा पर कुछ बात बोलेंगे। और जो टॉपिक्स जो स्टार्ट होगी वो पहला मेरा स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे, उसका नाम होगा कैलकुलस। और ऐसी वेक्टर अलजेब्रा हार्ड है, जानबूझ के मैंने इसको डरा धमका कर आप लोग बोला है हार्ड है, तो इसका थोड़ा सा सिलेबस का नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बात कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही इसमें रखिए, और इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ताकि मैंने क्या क्या बात की है देखिए। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो ये डाउट को आप पूछ सकते हैं। और बस एक ही किताब पढ़िए, वह है मैथमेटिक्स, जिसका मैंने कोडिंग बताया था,
TMH, तुम्हें मरना होगा, लिख भी देते हैं ताकि याद रहे हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें मरना और होगा, मतलब TMH, तुम्हें मरना होगा। सिर्फ एक किताब बनाइए, बने या ना बने उसी को बनाइए, और एक समय आएगा कि जिस समय ये बनने लगेगा तो आप याद करोगे कि हाँ सर ने कभी कहा था कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो यही हम भरोसे पे वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा का थोड़ा बात करेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री चालू होगा, और फिर उसके नेक्स्ट वाले में कैलकुलस भी चालू करेंगे। तो बच्चों इतना ही में एंजॉय करो, फिर किसी दिन और। ओके, थैंक यू, वेलकम। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग कंटिन्यू इसको कीजिए और देखिए वीडियो, और इससे इंस्पायर्ड होइए। और सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स बुक पर बताया है, और थोड़ा सा भरोसा रखिए मेरे पर, और धीरे धीरे मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक बार खाली उस महान बुक को एक बार और दर्शन करा देते हैं। यही है बुक, और इस बुक का पीछे का भी दिखा देते हैं। और ये 2014 की मेरी बहुत पुरानी किताब है, लेकिन मैं दुकान में गया था आज, तो लोग बोला कि नहीं सर अभी तो नहीं आया है नया वाला, और पुरानी में मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, तो जब आएगी तो आपको हम फ़ोन करके हम बता देंगे। तो बस इसी को मैं लास्ट दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और यही एक किताब आपको जेईई एडवांस का रास्ता खोल देगा। लेकिन बिना देखे हुए इसके सारे क्वेश्चंस बनाइए, चाहे वो अनसॉल्व हो रिवर्स ऑर्डर में, और जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको भी रिवर्स ऑर्डर में, और तब कंसेप्ट को पढ़िए फॉरवर्ड ऑर्डर में। पहले क्या करना है, एकदम लास्ट में जो है अनसॉल्व क्वेश्चंस उसको बनाना है रिवर्स ऑर्डर में। सेकंड काम करना है जितने सॉल्व क्वेश्चन है उसको रिवर्स ऑर्डर में, बिना सोल्यूशन देखे हुए। नहीं बने 10 दिन बाद बनाइए, 20 दिन बाद बनाइए, 1 महीना बाद बनाइए, लेकिन कोई भी फार्मूला चोरी उरी करके मत बनाइए। और जो क्वेश्चन बन जाए उसके क्वेश्चन के अगेंस्ट में टेली मार्क्स का यूज़ कीजिए, ताकि रिकॉर्ड पता चले कि कितना बना है नहीं बना है, और तब जाके कंसेप्ट पढ़िए। कंसेप्ट फॉरवर्ड में पढ़ना है। अगर 5 कंसेप्ट है तो 1 2 3 4 5 पढ़ने के पहले उसको पेपर से बंद कीजिए और अपने खुद लिखिए, और तब मिलाइए। और IIT के सिलेबस से मैथ को ब्रेक करके पढ़िए। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में CBSE के सिलेबस से ब्रेक करके पढ़िए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।